गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मेंडल्स। मेंडल को हमने मेंडल के मेंडलिज्म समझा था। रीजंस फॉर ऑन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क एंड देन रीजंस फॉर सक्सेस समझा था, है ना? मेंडल सक्सेस। उसमें टू रीजंस हमने देख लिए थे। फर्स्ट वन वाज ही स्टडीड वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम, जिस वजह से वो प्रॉपर तरीके से पैटर्न्स को समझ पाए कि कैरेक्टर इनहेरिट कैसे होता है। एंड सेकेंड वाज सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी। ये भी अपने आप में एक सक्सेस के पीछे रीजन है, क्योंकि गार्डन पी ने काफी हेल्प करी है। 2-3 मंथ्स में ही लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। एंड उसको हम दो तरीके से जनरेशन बना सकते हैं। नेचुरली भी बन सकती है एंड आर्टिफिशियली, बिकॉज ये क्या रखता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है। एंड इसके सीड्स भी लार्ज हैं काफी, और इजी टू कल्टीवेट भी है। और काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, जिनके ट्रेड्स आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। तो ये भी एक उसके पीछे रीजन है। थर्ड रीजन है ही क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड inheritance of inheritance of qualitative character qualitative characters. And fourth, he maintained statistical records of all experiments. ये फोर रीजन्स हैं। थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन दोनों एनसीईआरटी में लिखे हैं, इसे समझता है। क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं ये अभी हम नहीं समझेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब पढ़ूंगा मैं आपको, उसके पहले पहले बताऊंगा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन मेंडल ने जो प्रिज्म सेटिवम में जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे वो सब कैसे थे? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अभी आप मान लो कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। एग्जैक्टली क्या होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम बाद में समझेंगे, ठीक है? और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का इन्होंने क्या किया? क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो उन्होंने एक प्लांट लिया और वन और टू कैरेक्टर कंसिडर करते थे, तो मान लो हाइट को देख रहे हैं ये। हाइट नेक्स्ट जनरेशन में हाइट नेक्स्ट जनरेशन में कैसे गई, टॉल कितने गए, कितने डॉग गए, इसको एनालाइज किया। फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखा हाइट कैसे जा रही है, उसके ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। वन कैरेक्टर को देखा
और कुछ कंक्लूजन्स ऐसे लिखे, ठीक है, वन क्रॉस करके। फिर उन्होंने फिर एक प्लांट लिया, फिर उसमें क्या किया, हाइट को फिर देखा, फिर उसके इनहेरिटेंस को। हाइट क्या है, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। तो फिर हाइट को उन्होंने पिज्म सेटिवम में हाइट को फिर एनालिसिस किया, फिर उन्होंने कंक्लूजन्स कुछ ड्रॉ किए, कुछ लिखे। फिर उन्होंने क्या किया, यही सेम एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया। एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर को बार बार उसके इनहेरिटेंस को देखना, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में देखना। बार बार देखना मतलब ज्यादा ज्यादा देखना। अगर एक बार मैंने देखा मान लो और कुछ कंक्लूजन्स लिख लिए, तो रिजल्ट तो बाय चांस भी आ सकता है ना, कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी रिजल्ट्स की, ऑथेंटिक भी नहीं रहेंगे ना। बार बार अगर हम देखेंगे क्या पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न इनहेरिटेंस आ रहा है, तो उस पर विश्वास भी तो बढ़ेगा लोगों का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ही कैरेक्टर का मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टर का क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, इसे बोलते हैं। तो ऐसा लिखा एनसीईआरटी में, ही क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। आ रही बात समझ में? इसलिए उनका जो डेटा है, जो रिजल्ट्स आए, उनपे हमें क्रेडिबिलिटी भी है, ऑथेंटिक डेटा भी है, और उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो सही निकले। सेकंड, ही मेंटेन्ड स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स। 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसा हर एक एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रखते थे वो, कि फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इसमें कितने हमने सीड्स को सोइंग करी, कितने प्लांट्स हमने कितना एक बार एक्सपेरिमेंट किया, कब इमेस्कुलेशन किया, कब क्रॉस पॉलिनेशन किया, कब F1 जनरेशन कौन सी डेट पे बनी, फिर मैंने एनालिसिस F2 का कौन सी डेट पे किया, उसमें कितने प्लांट्स आए, कितने टॉल आए, कितने डॉर्फ आए, F1 जनरेशन में कितने प्लांट्स आए। हर एक एक्सपेरिमेंट का ऐसे हाइट का, सीड कलर का, सीड शेप का, ऐसे 7 कैरेक्टर्स थे जिनका उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और सबका रिकॉर्ड रखा 7 इयर्स तक। और उस रिकॉर्ड को 1863 के बाद 1864 में खुद ने एनालिसिस किया, और 1865 में क्या कर दिया, पब्लिश करा दिया। तो क्या किया इन्होंने, ही मेंटेन्ड हर एक डेटा को, अगर रिकॉर्ड करके रखेंगे तभी तो अपन प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं ना। वरना 7 ईयर पहले क्या पता क्या किया था, क्या रिजल्ट आया था, कुछ लिखेंगे भी नहीं हमारे पास। इसलिए नोट्स बनाते हैं हम, ताकि प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, हम पढ़ सकें, समझ में आए हमें। तो ये भी एक रीजन है कि हर एक चीज को काफी वो सिस्टमेटिक तरीके से करते थे। ऐसा नहीं एक्सपेरिमेंट चालू किया है, कौन सी डेट पे चालू किया, ये लिखते थे नोट में। फिर को कितने प्लांट बने उसको नोट करते थे, कितने प्लांट में टॉल बने, कितने डॉर्फ बने, कितने ग्रो नहीं हो पाए सीड्स, हर चीज का डेटा था उनके पास। इसलिए उनको सक्सेस मिला। इसलिए उन्होंने जो वर्क बाद में होना चाहिए था उसको पहले ही डिस्कवर कर लिया। जीन्स की डिस्कवरी, फैक्टर्स की डिस्कवरी बाद में होना चाहिए थी, क्रोमोसोम के बाद में होना चाहिए थी आफ्टर 1900, और किया भी था लोगों ने, ह्यूगो डिवरिस वगैरह ने। इन्होंने पहले इसीलिए कर पाया क्योंकि हर एक चीज का सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे। ठीक है, तो ये दो रीजंस भी आप क्या कर लीजिए, लिख लिया। तो हमने सबसे पहले सम जेनेटिकल टर्म्स पढ़ी थी, एंड देन हमने गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा, उसके बाद में हमने पनेट स्क्वायर पढ़ा, एंड देन मेंडलिज्म, फिर रीजंस फॉर अनरिकॉग्निशन ऑफ वर्क एंड रीजंस फॉर सक्सेस। और अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स वर्क, मेंडल ने काम किस पे किया था उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेंडल्स वर्क को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
इन्होंने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी, आप सब जानते होंगे, और हर एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। 7 कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, उसे याद करना है आपको। और हर एक कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। फर्स्ट ट्रेट हम लिखेंगे सीड शेप। सेकंड कैरेक्टर है सीड कलर। थर्ड है फ्लावर पोजीशन। फिर लिखेंगे फ्लावर कलर। पी, गार्डन पी जो है लेग्यूमिनस प्लांट है, इसके फ्रूट को हम बोलते हैं पोड। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आपको समझाएंगे पोड कब बोलते हैं। ठीक है, जो स्प्लिट हो जाता है उसे पोड बोलते हैं। उसका वो मटर का आपने फली देखा होगा, वो स्प्लिट हो जाता है ना, तो इसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट नहीं बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पोड बोलते हैं। तो पोड शेप एंड पोड कलर, याद करना आसान है इसे। एंड लास्ट वन स्टेम हाइट। देखो, सीड का शेप है एंड देन कलर। फ्लावर का शेप तो होता नहीं है, फ्लावर पोजीशन होगा, पोजीशन एंड कलर, शेप एंड कलर एंड हाइट, याद हो जाएगा। आप बताएं, डोमिनेंट ट्रेट ऑफ सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर बताइए, येलो एंड ग्रीन। देखो, सीड कलर का यहां मतलब है कॉटेलिडन से। किससे मतलब है, कॉटेलिडन से मतलब है। आपने देखा होगा पी, तो उसके सीड को जब देखा होगा आपने, तो बाहर की तरफ एक ऐसी कवरिंग होती है और अंदर की तरफ ऐसे कॉटेलिडन्स होता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है ना। तो मेंडल ने इसको स्टडी नहीं किया, इसके कलर की बात नहीं कर रहा है, ये जो बाहर कवरिंग है ना, इसकी बात नहीं हो रही है। इसे तो बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये जो अंदर कॉटेलिडन है, जो रियल में सीड है, उसकी बात हो रही है, इसके कलर की बात हो रही है। और मैच्योरिटी पे हम जब देखते हैं ना, जब मैच्योर हो जाता है तो ये येलो दिखता है। येलो दिखेगा तो बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेड। और हम तो अधिकतर अनराइपेंड कच्चा ही खाते हैं, तो वो बाद में येलो हो सकता है डोमिनेंट फेशियल, लेकिन हम मैच्योरिटी पे देखते हैं, तो मैच्योरिटी पे देखेंगे और अगर येलो निकलेगा तो बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेड है, और मैच्योरिटी पे अगर ग्रीन हो तो क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेड है। क्लियर। बाहर की कवरिंग अलग चीज है, उसकी बात मेंडल ने नहीं करी है, सीड कोट की बात मेंडल ने नहीं करी। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या होता है, एंगल। एक्सियल, एक्सिलरी पोजीशन मतलब एंगल पे कोई चीज बनती हो, निकलती हो। जैसे ये एक स्टेम है, ये नोड है, आपने शुगर केन देखा होगा, उसमें से नोड्स आते हैं, इंटर नोड। नोड पे ऐसे लीफ बनती है ऐसे, और यहां पर ये लीफ और स्टेम के एंगल पर ऐसे फ्लावर बने, तो इसे बोलता है एक्सिलरी पोजीशन, है ना। और बिल्कुल अगर ये मेन स्टेम है ऐसा और उसके टर्मिनल पार्ट पे ही बन जाए तो टर्मिनल। आपने वो पढ़ा होगा रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है, तो वही है। टर्मिनल मेन एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे बने तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ये फीचर क्या है, रेसेसिव फीचर है।
और ये फीचर कैसा है, डोमिनेंट फीचर है, तो लिखा है एक्सियल एंड टर्मिनल। फ्लावर कलर की बात करते हैं, वायलेट एंड व्हाइट। एंड पोर्ड शेप की बात करते हैं, इनफ्लेटेड, फुली हुई, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई, है ना। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे इस प्रकार की एक तो होती है, देखिए ऐसा होता है क्या, और एक ऐसी होती है, ऐसी भी तो होती है। तो ये आएगा तो बोलेंगे रेसेसिव फीचर है, रेसेसिव ट्रेट है, एंड ये इनफ्लेटेड। पोर्ड कलर में उल्टा है, ध्यान रखना, ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव। यहां बच्चे कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना, ग्रीन डोमिनेंट है और मोस्टली आपको ग्रीन ही देखने को भी मिलती है। स्टेम हाइट की बात करें, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, टॉल एंड डॉर्फ। डोमिनेंट ट्रेट कब एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी, ध्यान रखना है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। एंड रिसेसिव ट्रेट होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है। रिफ्रेश करिए अगर आवाज नहीं आ रही है आपको तो। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी है, लेकिन मेंडल के बाद में आफ्टर 1900 एक ब्लिक्स्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता किया कि भाई ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके फैक्टर्स या इनके जीन्स कहाँ होते हैं, कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसे पहले लिख लेना है, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, एंड लास्ट में स्टेम हाइट। और याद रखना है, ब्लिक्स्ट ने बताया था कि ये है 7, 14, 14, 54। इसे याद रखोगे, 7, 14, 14, 54, याद रहेगा ना ऐसा, 7, 14, 14, 54। तो इस तरीके से सीड शेप का जीन कहाँ है, 7th क्रोमोसोम पे, सीड कलर का 1st क्रोमोसोम पे, इस तरीके से याद रहेगा। ये जो हमारा पी है, गार्डन पी, गार्डन पी जो होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, किसी को पता है। जैसे हमारे पास 46 होते हैं, तो इसके पास कितने होंगे, 14 क्रोमोसोम। और इसके पास सारे क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, क्योंकि सेक्स से डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, मतलब 7 पेयर्स होगी ऑटोसोम्स की। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
एंड सेवंथ पेयर। इस तरीके से 7 पेयर्स होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयर्स। अब हमें याद है, ऐसे भी याद हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट पे बताइए आप किसका जीन है। अच्छा, जो ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, पेयर्स, तो यहाँ जो जीन होगा वैसा का वैसा जीन यहाँ भी होगा। एलील डिफरेंट हो सकता है लेकिन जीन तो वही होगा। किसका जीन है फर्स्ट पे बोलिए। सीड कलर का है और फ्लावर कलर का है। फ्लावर कलर का लिख लिया। चलिए ये हो गया। और कौन से क्रोमोसोम पे है। 4 पे है। 4 पे तो हाँ, किसका है। फ्लावर पोजीशन। और है पॉड शेप का है। एंड उसके पास में ही बिल्कुल स्टेम हेड का भी है। और बताइए फिफ्थ पे। हाँ, पॉड कलर का है। और सेवंथ पे ये बना लिया सीड शेप का है। ठीक है, ये देख भी लिया आपने। क्या मेंडल मेंडल के जो कैरेक्टर्स के जीन हैं सारे क्रोमोसोम पे है। नहीं, 1 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 7 पे है। 1 4 5 7। 1 पे 2 कैरेक्टर्स के जीन है और 4 पे 3 कैरेक्टर्स के जीन है। ठीक है। और मेंडल ने क्या किया, ये सीड शेप को लिया एक्सपेरिमेंट में और उसके इनहेरिटेंस को देखा, बार बार देखा। जब कभी किसी एक्सपेरिमेंट में सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। सीड कलर को लिया, बार बार देखा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस बार बार करवाई, इसका करा, इसका करा, इसका करा, इसका करा। ऐसे कितने टाइप की मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराई उन्होंने, 7 टाइप की। और बार बार कराई, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस किया। और उन्होंने साथ साथ में क्या किया, 2 कैरेक्टर्स को भी देखा। 2 कैरेक्टर्स को भी देखा साथ में, एक्सपेरिमेंट में कैसे ट्रांसफर होता है, क्या एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है इनहेरिटेंस के वक्त। तो उन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए होंगे भाई, सीड शेप के साथ में किसी एक्सपेरिमेंट में सीड कलर को देखा होगा, दोनों को देखा साथ में। फिर सीड शेप के साथ में फ्लावर पोजीशन को देखा होगा। फिर सीड शेप के साथ में फ्लावर कलर को देखा होगा, दो दो कैरेक्टर को साथ में देखा होगा। इससे 7 कैरेक्टर्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 21 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 21। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, उसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल c माइनस n फैक्टोरियल। किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है 12th, तो उसमें अपन ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन 21। अब तो ध्यान रखो, 21 कॉम्बिनेशन, 21 टाइप की मतलब क्या हो सकती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो सकती है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए तो सीड शेप के साथ सीड कलर, सीड शेप के साथ फ्लावर पोजीशन, सीड शेप के साथ फ्लावर कलर, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, 21 कॉम्बिनेशन बन सकता है। 21 टाइप की डाई हाइब्रिड क्रॉस होती है। मेंडल ने 7 टाइप की मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो करी, सारी क्रॉस करी, बार बार करा, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस सारे टाइप की नहीं करी। जो 21 कॉम्बिनेशन हो सकते थे उतनी नहीं करी उन्होंने। हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो रिजल्ट्स है, उनके जो प्रिंसिपल्स है वो यही बताते हैं। कैसे उनके प्रिंसिपल्स ये क्यों बताते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का। और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कब होता है, जब कैरेक्टर्स के जीन कहां होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं। तो 21 डायहाइब्रिड क्रॉसेस में से उन्होंने वही वाली डायहाइब्रिड क्रॉसेस कराई जिनके जीन्स कहां होते थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं। शायद से उन्होंने कभी लिया होगा सीड कलर के साथ सीड शेप ले लिया, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है ना, अलग अलग क्रोमोसोम पे। या उन्होंने फ्लावर कलर की जगह के साथ फ्लावर पोजीशन लिया होगा। क्या कभी ऐसा लिया होगा सीड कलर और फ्लावर कलर साथ में, नहीं। ऐसा अगर लेते तो फिर तो किसी डायहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट होता और किसी डायहाइब्रिड क्रॉस में लिंकेज होता, जो हम पहले से ही जानते हैं। फिर उनको कंफ्यूजन आने लग जाता कि ये क्या हो रहा है।
डेटा कोलिनियर होना चाहिए ना, एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तभी तो हम चीजों को कंक्लूजन दे पाएंगे। तो फिर वो शायद क्या नहीं कर पाते हैं, वो इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को भी प्रॉपर तरीके से समझा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो जाता है ना फिर। तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कभी भी कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया होगा जो एक एक क्रोमोसोम पे, जैसे एग्जांपल के लिए पोर्ट शेप और स्टेम हाइट नहीं लिया होगा, साइमल्टेनियसली इन दोनों की स्टडी नहीं करी होगी। अच्छा, ऐसा करते तो दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या होता। तो हम एक तो बोलते हैं कि ज्यादा संभावना तो यह है कि वो फिर इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को भी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें भी, और फिर वो भी नहीं देते हैं। या फिर वो इतने जीनियस होते हैं कि वो लिंकेज को भी डिस्कवर कर सकते थे। आ रही बात समझ में? लेकिन लिंकेज को डिस्कवर करना काफी डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उस टाइम पे क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, और ये आइडिया भी नहीं था कि एक कोई क्रोमोसोम होता है उसमें बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, ऐसा आइडिया भी नहीं था। लेकिन हम उसके हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो ये कंडीशन लेकर के कि इफ मेंडल हैड स्टडीड पोड शेप एंड स्टेम साइमल्टेनियसली, तब क्या होता, वो भी हम लिख लेते हैं, ताकि आपको बाद में क्या रहेगा, याद रहेगा। आ रही बात समझ में? मेंडल ने क्या सारी 21 टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉसेस करी? नहीं करी। इस आईए का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ मेंडल हैड स्टडीड, हमने केस ले लिया, पोड शेप एंड स्टेम हाइट simultaneously, then he would not have been able to explain independent assortment and और क्या हो सकता था, he might have discovered linkage, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये तो सेकंड तो नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि वो ना कर पाते, फर्स्ट में ही प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन पूछा है अथर्व ने, सर हाउ डिड मेंडल नो विच जीन्स वर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स। मेंडल को कुछ पता नहीं था, ये तो चांस हुआ, बाय चांस, लक बाय चांस, कि उन्होंने ऐसे ही कैरेक्टर्स लिए जो अलग अलग क्रोमोसोम पर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेंडल ने किया तो होगा, लेकिन उन्हें उन्होंने कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। जो डेटा लिनियर नहीं हुआ होगा उसको सोचा कि हटाओ, ये तो पता नहीं क्या है, जो चल रहा है वही, जो लग रहा है अपने को वही करता है ना। तो ये तो जो उन्होंने समझा है उसके बेसिस पे बोल सकते हैं हम। आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन मतलब दिवाली के पहले का, एक अलग ही अच्छा लगता है, अलग ही टाइप की फीलिंग आती है
यही वास्तविक जीवन का सुख है। हाँ, 5 दिन की छुट्टी है, 5-6 दिन की। अभी अभी आपका टेस्ट है कल तो। लेकिन वास्तव में यही होता है। हम बहुत बहुत सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं तब कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इससे अच्छा नहीं लगने वाला जितना आज आपको अच्छा लग रहा है, कि 5 दिन तक रिलैक्स जो होता है ना माइंड, यही है, यही सुख है। कहीं से आएगा थोड़ी ना सुख, कि डॉक्टर बन जाओगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें रिलैक्स महसूस होगा, चलो आप डॉक्टर बन गए, ऐसा होगा। सोचने में बहुत अच्छा लगता है कैसा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन जब वो हो जाता है तो उतना नहीं फर्क पड़ता जितना सोचते हैं। जर्नी बहुत बढ़िया लगती है। टारगेट अचीव करने के बाद तो ठीक, जैसा है वैसा ही लगता है। इसलिए जर्नी का मजा लीजिए, पढ़ाई करते करते खुश रहिए, दुखी मत रहिए। यही लाइफ है। क्योंकि जीवन भर स्ट्रगल तो करना है, मेहनत करना है। स्ट्रगल मतलब माइंडसेट पे डिपेंड है, आप उसको स्ट्रगल बोलोगे या कोई डिप्रेशन होकर के, परेशान होकर के मेहनत कर रहा है, कोई खुशी खुशी मेहनत कर रहा है। जो परेशान होकर करता है वो स्ट्रगल बोलता है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। कोई स्ट्रगल होता है क्या? वो तो आपकी चॉइस है भैया। आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, इसलिए खुश रह करके आराम से बिल्कुल पढ़ाइए। नंबर आना या ना आना, वो तो हम तो हमारी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं। ना आएगा तो क्या करें उसमें। और ये जो एजुकेशन, यही तो है कि एक पर्टिकुलर टारगेट के को लेकर के हम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं हमें, एंड उसके बावजूद भी हम, मतलब कितना कुछ मन करता है, कभी घूमने का मन करता है, फिल्म देखने का मन करता है, यूट्यूब पे वीडियो देखने का मन करता है, फेसबुक चलाने का मन करता है, व्हाट्सएप चलाने का मन करता है। उसके बावजूद भी खुद को कंट्रोल करना, यही एजुकेशन का रियल मीनिंग है। प्रेशर को किस प्रकार से हम लेते हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं उसके बावजूद भी पढ़ाई करते रहते हैं। ये एजुकेशन रियल है। नीट में सिलेक्ट होना ही थोड़ी सब कुछ है। ठीक है, और अगर आप टिके रहोगे तो सीखते रहोगे, सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। मेन उद्देश्य होना चाहिए लर्निंग। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चीजें आना चाहिए। बच्चे ज्यादा फोकस मार्क्स पे करते हैं। चलिए इधर देखें। अब हमने मेंडल्स वर्क तो पढ़ लिया। मेंडल्स 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 कब से पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। क्या पढ़ेंगे? मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे था, ये भी तो जान ले। ठीक है, क्योंकि बार बार उन्होंने कौन से कैरेक्टर पे स्टडी किया, क्यों सफल हुए, क्यों असफल हुए, सब पता है हमें। लेकिन क्या किया था उन्होंने, ये तो समझे। तो लिखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसको लिख लिया आप सबने? देखो, एक्सपेरिमेंट करना है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना है, इनहेरिटेंस को समझना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो मेंडल ने डेवलप किए, ही डेवलप्ड 14 he developed 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। या ट्रू ब्रीड किसे बोलते हैं? प्योर को। या 14 प्योर लाइंस बाय कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सिलेक्ट सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ था। एंड सिलेक्शन। जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनके 14 ट्रेड्स हैं। 14 ट्रेड्स के लिए
14 ट्रू ट्रू प्योर लाइंस बनाई, मतलब ट्रू नहीं प्योर लाइंस बनाई, होमोजेगस लाइंस बनाई। अब रेसेसिव कैरेक्टर तो रेसेसिव ट्रेड तो वैसे ही होमोजेगस में होता है, लेकिन उन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर की भी क्या बनाई, प्योर लाइंस बनाई। ऐसा ही, उनको पता नहीं था कि ये वैसे ही प्योर होता है। बस डोमिनेंट ट्रेड अगर रखेगा तो प्योर नहीं होता। कैपिटल टी में भी टॉल आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी आ सकता है, लेकिन मेंडल को पेरेंट स्टार्ट जहां से करना है एक्सपेरिमेंट, वो हमेशा किससे करना चाहते थे, प्योर से करना चाहते थे। एक पेरेंट अगर टॉल लें तो वो प्योर हो, और डॉर्फ लें तो वो भी प्योर हो। वॉयलेट और व्हाइट की का अगर देखना चाहते हैं फ्लावर कलर का, तो प्योर होना चाहिए, ऐसा स्टार्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने पहले 14, हर एक कैरेक्टर की 14 प्योर लाइंस डेवलप करी। कैसे करी देखते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, जैसे टॉल प्लांट है, कोई टॉल प्लांट लिया पहले गार्डन में जो पहले से ही था, उस टॉल प्लांट में से सीड्स निकाले, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ होगा अपने आप, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सीड्स बने, सीड्स को निकाला और उनको सोइंग करी, उनकी उनको बो दिया, तो उससे क्या बने, टॉल प्लांट भी बने और डॉफ प्लांट भी बने। तो उन्होंने डॉफ प्लांट जो बना फील्ड पे, उसे तो उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। खूब सारे प्लांट बनाए, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट बनाए होंगे, और उसमें से डॉफ प्लांट जो बने उसको हटा दिया। टॉल प्लांट का क्या किया, सिलेक्शन किया, और टॉल प्लांट में अपने आप क्या हुआ, फील्ड के ऊपर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, गार्डन पी पी बना होगा, और उस बोर्ड में से सीड्स को आइसोलेट किया, और फिर क्या किया, उसकी फिर सोइंग करी। सोइंग करी तो फिर क्या हुआ, टॉल प्लांट्स भी बने और डॉफ प्लांट भी बने। तो जो डॉफ प्लांट थे उनको फिर फील्ड से उखाड़ करके बाहर कर दिया। किसको सिलेक्ट किया, टॉल को सिलेक्ट किया। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ऐसा करते गए बार बार, और कब तक करते गए, जब तक फील्ड पे क्या ना आ जाए, सारे के सारे टॉल प्लांट ना आ जाए। सारे अगर टॉल प्लांट आ गए, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे कि इन सारे प्लांट्स को जो टॉल है, इनको बोलेंगे प्योर लाइन। क्या बोलेंगे, प्योर लाइन। आ रही बात समझ में। ठीक इसी तरीके से डॉफ की अगर लाइन बनानी है, तो डॉफ प्लांट लिया उन्होंने, और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और अगली जनरेशन में देखा सारे के सारे डॉफ आए। सारे एक ही बार में क्यों आ गए, क्योंकि रेसेसिव है ना, स्मॉल टी। अगर क्रॉस भी करेंगे स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो स्मॉल टी तो आएगा। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये तो आसानी से बन जाता है। तो ऐसे डॉफ की भी, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर्स की भी क्या बनाई, प्योर लाइन बनाई। बाय, देखो लिखा है, ही डेवलप्ड 14 ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइंस बाय कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इससे ऐसे उन्होंने बनाई। काफी टाइम लग गया होगा ना बनाने में, अरे 2-3 महीने तो लगते ही हैं ग्रो करने में, फिर उसके बाद में ये, फिर 2-3 महीने लगेंगे, काफी टाइम लगा। तो इस प्रकार से 14 ट्रू ब्रीडिंग बना ली, और अब एक्सपेरिमेंट फिर सारे कैरेक्टर्स पे करना चालू किया। तो चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसे भी समझ लेते हैं। तो पेरेंट लिए, सारे कैरेक्टर्स के बना लिए, हम तो हाइट को देखते हैं। तो हाइट में ये जो प्योर लाइन है, वहां से एक प्लांट लेके आए, प्योर टॉल, और एक प्लांट लेके आए प्योर लाइन में से प्योर डॉर्फ। डॉर्फ को प्योर बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो प्योर ही रहता है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाओ, लिखो उसको उधर से। मैं बनाता हूँ प्योर टॉल का फ्लावर बनाता हूँ, और इसका भी फ्लावर बनाता हूँ, और फिर हम आर्टिफिशियल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन करेंगे। ठीक है, और फिर एक F1 जनरेशन बनाते हैं।
आपने ऐसे फ्लावर देखे हैं कभी? ऐसे नहीं देखे हैं? देखो, ये हमारे पास टॉल प्लांट है और ये डॉफ प्लांट है। इस टॉल प्लांट में ये थैलेमस है, याद है आपको? ये कार्पल है, ये स्टेमन है। हम क्या करेंगे, इससे अगर फीमेल प्लांट बनाना है, क्या बनाना है? फीमेल प्लांट। तो इसमें मेल गैमेट्स कहां बनेंगे? इस स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में। तो इस एंथर को क्या करेंगे, बिफोर मेच्योरिटी, ये बर्ड कंडीशन में रहेगा तभी, फ्लावर को ओपन करेंगे और बिफोर मेच्योरिटी इस एंथर को यहां से रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद ऐसा हो जाएगा ही। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बिफोर मेच्योरिटी जो हम एंथर को रिमूव कर रहे हैं, एमएस्कुलेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों किया हमने? टू प्रिवेंट रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मेच्योरिटी, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हम चाहते हैं कि इसके फीमेल गेमिट हो और इसके मेल गेमिट हो, कहीं इसके ही फीमेल गेमिट इसके मेल गेमिट से फ्यूज ना हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, फर्टिलाइज ना हो जाए, फ्यूज नहीं, फर्टिलाइज ना हो जाए, इसलिए इसके एंथर को हम क्या कर देते हैं, बिफोर मेच्योरिटी ही रिमूव कर देते हैं। तो इसे फर्स्ट स्टेप होगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, इमेस्कुलेशन। चलो, ये इमेस्कुलेशन कर दिया। अब क्या करें? अब हम इस स्टिग्मा को देखेंगे कि ये मेच्योरिटी पे आएगी, तभी यहां से पॉलन ग्रेन्स लेकर के यहां पर स्प्रे कर देंगे। तो उसके पहले पहले एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे होंगे ना, कहीं वो आकर के लैंड ना कर जाए। इसलिए क्या करेंगे, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। तो अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, हाँ, इमेस्कुलेटेड जो फ्लावर है, कवर्ड बाय बैग, पेपर बैग, और उस पेपर बैग से कवर कर देंगे ताकि क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सेकेंड स्टेप हो गई हमारी बैगिंग, ये हो गई। अब हम देखते रहेंगे बीच बीच में ओपन करके कि रिसेप्टिव कुछ चेंजेस दिखने को मिलते हैं स्टिग्मा पे। जैसे ही मेच्योर होगा, इस बैग को हटाएंगे और यहां से कहां से लाएंगे पॉलन ग्रेन्स? यहां से, इस प्लांट से लेके आएंगे पॉलन ग्रेन और यहां पर क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड को बोलते हैं डस्टिंग। क्या बोलते हैं? डस्टिंग। चलो, डस्टिंग कर दी हमने। अब क्या करें इसके बाद में? लिख देना सब यहां पर, इस बैग से वापस भी ढक सकते हैं, इसे हम कवर कर सकते हैं और ऐसा लिख देते हैं, ऐसा स्लिप लगा देते हैं, इसे स्लिप लगा देते हैं। स्लिप में क्या क्या लिखेंगे? कौन से दिन हमने इमेस्कुलेशन किया था, कौन से दिन हमने डस्टिंग की थी, ये सारी स्लिप में लिख देंगे हम, कौन जो जो भी स्टेप्स करी थी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टैगिंग। क्या बोलेंगे? टैगिंग। ये फोर्थ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके का ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये स्टेप्स किसकी है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। तो हमने ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता तो इमेस्कुलेशन करने की जरूरत पड़ती? हाँ, इमेस्कुलेशन तो करना ही नहीं पड़ता।
क्या एक ही फ्लावर पे करेंगे या जितने भी फ्लावर है सब पे कर दे? सभी पे करेंगे ना, खूब सारा अपने को डेटा चाहिए, खूब सारे प्लांट ग्रो करना है। तो इस प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर्स होंगे इसे दो चार प्लांट के ऊपर कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लावर कैसे हो सके, इमेस्कुलेटेड हो सके और उनको पेरेंट बना सके, ताकि सीड्स भी ज्यादा मिलेंगे। देखो ये क्या बन गई है सी? हाँ, पॉड बन गई है, बन गई ना। देखो आपने मेल गैमेट्स को यहाँ पर पोलन ग्रेन को डस्टिंग किया था, मेल गैमेट अंदर गए होंगे, फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है? इसके सीड्स को आइसोलेट करना है, और सीड्स को आइसोलेट करने के बाद में फील्ड पे ग्रो कराना है, सोइंग करना है, उसके अंदर ग्रो हो जाएंगे। तो सारे प्लांट आपको कैसे मिले? सारे प्लांट टॉल मिले आपको, और सारे प्लांट जो टॉल मिले हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले, ये हुआ। पेरेंट क्या था? टॉल एंड डॉफ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हमने जो F1 जनरेशन बनाई वो कैसे मिली? टॉल मिली। फिर उसके बाद में हमने इसके बाद कुछ नहीं किया, इनको ग्रो होने दिया, अपने आप फ्लावर्स बने होंगे, अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हुआ होगा, अपने आप पोड बनी होगी, बस हमें सीड को आइसोलेट करना है। और जब हमने सोइंग करी, उनकी प्लांट ग्रो हुए, तो हमें क्या मिला? टॉल भी मिले एंड डॉफ प्लांट भी मिले। और ऐसे कई एक दो प्लांट थोड़ी ना बनाया है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए हैं ऐसे। ठीक है, F1 जनरेशन F2 जनरेशन में। तो सेल्फ पॉलिनेशन से हमने F2 जनरेशन किससे बनाई? सेल्फिंग से। और इसमें दोनों टाइप के डॉल एंड डॉर्फ दोनों टाइप के प्लांट मिले F2 जनरेशन में। ये तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, टेक्निक क्या थी? डॉफ प्योर लाइन इतनी इजी से क्यों फॉर्म हो जाती है? क्योंकि डॉफ कैरेक्टर स्मॉल टी कंडीशन में ही आता है, और डोमिनेंट रेड जो होता है वो कैपिटल टी में भी आ सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी आ सकता है। तो उसकी प्योर लाइन बनाने में टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? जब क्रॉस बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ, लिंकेज क्या है? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का एक्सेप्शन है, ऐसा बोल सकते हैं ना? मुझे तो क्लियर दिख रही है टैगिंग। Emasculated and baked flowers are tagged by writing date and time of every step. कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने लिए? तो बोलना है 14 लिए हैं मेंडल ने। सर कल से छुट्टी है इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहे हो आप? देखो, हाँ इसीलिए पढ़ा रहे हैं, बच्चे कम आए हैं ना इसलिए। बना लिए? अब मेंडल से रिलेटेड काम तो हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। लिख लिए? कितनों ने लिख लिया? अच्छा, जिसने नहीं लिखा है वो बाद में लिख लेना। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आप जा रहे हो घर या यहीं रहोगे? क्या हो? हो गया? चलिए अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। जैसे अगर आप हाइट की स्टडी करना चाह रहे हो, मतलब वन कैरेक्टर की स्टडी करना चाह रहे हो, या फिर हाइट के टू ट्रेड्स जो होता है टॉल एंड डॉफ, इनकी भी स्टडी करोगे तो भी क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। चलिए पेरेंट लेते हैं हम। पेरेंट ले, पहले पेरेंट लेंगे, F1 जनरेशन बनाएंगे क्रॉस पोलिनेशन से, एंड देन सेल्फ पोलिनेशन से F2 जनरेशन। आपने सब पढ़ लिया है, 12th में पढ़ा होगा ये। हमने टॉल पेरेंट लेंगे और एक डॉफ। अच्छा, जो भी पेरेंट लेंगे वो प्योर होंगे ना? हमने हर एक कैरेक्टर के बना ही रखी है पहले से प्योर लाइन। अच्छा, इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने लिया ही कैसा है, प्योर है। आफ्टर सिलेक्शन एंड सेल्फ पॉलिनेशन एंड सिलेक्शन, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। और ये भी कैसा लेंगे हम, प्योर, तो ये स्मॉल टी स्मॉल टी। आप मुझे बताइए कि इसमें गैमेट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सारे जितने भी गैमेट्स बनेंगे सब में कैपिटल टी आएगा, इसमें सारे गैमेट्स में स्मॉल टी आएगा। अच्छा, अगर इसमें सारों में कैपिटल टी आ रहा है, इसमें सारों में स्मॉल टी आ रहा है, तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा वो सारे जाइगोट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, ये दिखने में कैसा होगा फिनोटाइप में, ये कैसे दिखेगा, टॉल। तो सारे प्लांट कैसे बनेंगे, टॉल प्लांट। अभी एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था सारे प्लांट कैसे बने थे, टॉल। ये यहां तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से किया था। इस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। इसको क्या बोलेंगे, पैरेंटल जनरेशन। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस F1 में सेल्फिंग, मतलब F1 के अंदर ही क्या है, प्लांट जो है उसमें मेल पार्ट है और उसी का फीमेल पार्ट। मतलब क्या करें, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा ना? और ये जब होगा तो आप मुझे बताइए फीमेल जो है वो कितने टाइप की गैमेट बनाएगी, टू टाइप के, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मेल कितने टाइप के बनाएगा, दो टाइप के हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऑफस्प्रिंग के ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स देखना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पनेट बॉक्स। तो ये हमने जैसे गैमेट बने वैसा पनेट बॉक्स बना लिया इस तरीके से। इसमें क्या क्या रहेगा, कैपिटल टी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, ये कैसे बनेगा, टॉल, ये टॉल, ये टॉल, ये डॉफ। ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स में जो भी आपको दिख रहा है ये किसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, को हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। क्या F2 जनरेशन में आपको टॉल और डॉर्फ दोनों दिख रहे हैं? अभी एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी लिखा था हमने। F2 जनरेशन हमने कैसे बनाई, कैसे बनाई, सेल्फिंग से। कैसे बनी है, सेल्फिंग से बनी है। आ रही है बात समझ में?
अच्छा, इस F2 जनरेशन का हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन्स कुछ लिखते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि काफी ये एग्जाम में आता है। तो देखें हम, चलो आप मुझे बताइए फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 1000 प्लांट्स बने, 1000 अगर प्लांट बने हैं मान लो, तो बताओ टॉल प्लांट कितने बनेंगे? 750, और अप्रोक्सीमेटली 750, एंड 250 क्या बनेंगे? अप्रोक्सीमेटली डॉफ बनेंगे। और ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाना पड़ेंगे तभी प्रॉपर काम करेगा ना, वरना अगर 3-4 प्लांट बना लेते तो ऐसा होता कि पहला भी टॉल, दूसरा भी टॉल, तीसरा भी टॉल, फोर्थ भी टॉल, ऐसे ही होता। जब ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं तभी तो रेशियो प्रॉपर निकलता है ना, क्योंकि मैंने पनेट बॉक्स का मतलब आपको पहले बताया था कि प्रोजेनी जब कम होती है, ऑफस्प्रिंग कम होती है, जैसे ह्यूमन में पहला लड़का लड़की होने के चांसेस 50-50% है। अब 2-4 ही बच्चे हैं, तो हो सकता है कि चारों लड़कियां हो सकता है कि चारों लड़के हो। अगर लाखों बच्चे होते तो एक एक पेरेंट के, तो फिर अप्रोक्सीमेटली 50% क्या होते हैं? लड़का, और 50% लड़कियां, ऐसा होता है। प्रोबेबिलिटी कब निकलती है अच्छे से? जब ज्यादा सैंपल साइज हो, ठीक है। तो सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए, और इन्होंने काफी ज्यादा प्लान बनाए थे, तो रेशो क्या निकलेगा? रेशो निकलेगा 3:1। अच्छा, फिनोटाइपिक रेशो निकालना है तो फिनोटाइप को देखना है, टॉल 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 और डॉर्फ को देखना है, तो बोलेंगे 3:1, टॉल एंड डॉर्फ। चलिए जीनोटाइपिक रेशो बताइए। जीनोटाइप्स किसे बोलते हैं? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप को, ये इनको कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का रेशो क्या है? 1:2:1। ये हुआ, ठीक है। अब देखो, ये जो F2 जनरेशन है ना, ये किससे बनी है? सेल्फिंग से बनी है। किसके सेल्फिंग से बनी है? इस पेरेंट के सेल्फिंग से बनी है ना, इसकी सेल्फिंग हुई तभी तो बनी है। तो जिस पेरेंट में सेल्फिंग हो रही है, जिससे ये स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग बन रही है, उस पेरेंट के अंदर हेट्रोजाइगस कितने हैं? हेट्रोजाइगस पेयर कितनी है? 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट में अगर सेल्फिंग हो रही है और उससे जो ऑफ स्प्रिंग बन रही है, उसमें अगर आपको देखना है कि ऑफ स्प्रिंग में टाइप ऑफ फिनोटाइप्स कितने हैं, क्या देखना है? टाइप ऑफ फिनोटाइप्स कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास। टाइप ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला है 2n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। जो पेरेंट है उसमें हेट्रोजाइगस पेयर के नंबर कितना है? 1 है। अब इस पेरेंट की सेल्फिंग कराएंगे तो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग रहेगी, उसके टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने रहेंगे? उसमें 2n रहेंगे। कितने रहेंगे? 2n। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो देखो 2 टाइप के फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, टॉल और डॉर्फ। तो इस तरीके से लिख सकते हैं टॉल एंड डॉर्फ। तो आज के बाद ध्यान रखना, आपको मैं कोई सा भी जीनोटाइप दे दूं और बोलूं कि इसमें, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी सेल्फिंग करी हमने, बताओ जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी उसके अंदर टाइप ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला याद है आपको टाइप ऑफ फिनोटाइप का? 2n। यहाँ कितने हैं? 2 वैल्यू है, तो 2 रखोगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्यान रहेगा ना। इसी तरीके से टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की बात करें अगर हम, तो इसका फॉर्मूला है 3n। यहां पर कितना है? n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 3 इक्वल टू 3। बताओ कौन कौन से जीनोटाइप है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। चलो एक और आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ जाइगोट्स। देखो नंबर ऑफ जाइगोट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाएंगे, थाउजेंड्स बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ जाइगोट्स जब भी पूछा जाए ना, तो आपको बस ये बताना है कि ये जो पनेट बॉक्स है ये कितने का बनता है, नंबर ऑफ जाइगोट्स का मतलब। अदरवाइज नंबर ऑफ जाइगोट्स तो बहुत सारे बनेंगे ना, इतने सारे प्लांट बनेंगे तो। लेकिन जब भी नंबर ऑफ जाइगोट्स एग्जामिनर पूछते हैं तो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? कि कितना बड़ा पनेट बॉक्स बनेगा।
ठीक है, तो हम जानते हैं कि पनेट नंबर ऑफ जाइगोट्स पूछेंगे या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पूछेंगे। तो ये तो बहुत सारी बन सकती है, तो प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है कौन कर रहा है। लेकिन इसका नॉर्मल जब भी पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो हमें ये पनेट बॉक्स कितने का बनेगा वो बताना रहता है। फॉर्मूला क्या रहता है, 4 की पावर n। 4 की पावर n 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4। कितने का बना, 4 बना ना, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉक्स बने उसके। चलिए आप मुझे बताइए प्योर टॉल प्लांट की प्रोबेबिलिटी बताइए F2 में, प्योर टॉल प्लांट की। प्योर टॉल, टॉल तो 3 है लेकिन प्योर तो 1 ही है उसमें, तो क्या बोलेंगे 1/4। अच्छा आप मुझे बताइए इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल कितने हैं, ये इम्प्योर है और ये भी इम्प्योर है, आउट ऑफ 4 में से, तो क्या लिखेंगे 2/4। अच्छा आप मुझे बताइए प्योर प्लांट्स, प्योर प्लांट्स कितने हैं, तो हम लिखेंगे ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, तो क्या लिखेंगे 2/4। ये इतने सारे टाइप के एनालिसिस हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं इस बॉक्स का, ठीक है। और ये फॉर्मूले में बाद में भी बताऊंगा आपको जब क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। तो अभी ध्यान रखें इसको, इसको लिख लीजिए। और ये क्रॉस आपको याद ही रहना चाहिए, वैसे तो बच्चों को याद ही रहती है, ये याद रहेगी तभी आप डायहाइब्रिड क्रॉस वगैरह अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी इधर का लिख लिया, चलो देखते हैं कौन फास्ट लिखता है। हो गया, तुमने लिख भी लिया। हॉस्टल्स में खाना अच्छा देते हैं? कौन सा हॉस्टल सबसे बढ़िया है, अभी सुना नहीं है। तुम्हारा कौन सा है? यहाँ सामने रामानुज में कौन रहता है, रामानुज मेंशन में कोई नहीं रहता। अच्छा वो पहले ही भर जाता है, वो स्टार्टिंग के बच्चे ले लेते हैं। अभी दिवाली पे कुछ अच्छा खिलाएंगे? खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, पढ़ाई तो ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए पेरेंटल जनरेशन में हेट्रोजाइगोसिटी का परसेंटेज कितना है? पेरेंटल जनरेशन में दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, होमोजाइगस है, तो 0%। होमोजाइगोसिटी 100%। आपने जो F1 जनरेशन बनाई है उसमें वो कैसे बनाई है आपने, क्रॉस पॉलिनेशन। F1 जनरेशन कैसे बनाई है, क्रॉस पॉलिनेशन से बनाई ना। अरे अलग अलग प्लांट का हमने अभी तो देखा। तो आप मुझे बताइए F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगोसिटी कितनी आ गई, 100%। 100% हो गई। और होमोजाइगोसिटी 0%। चलिए फिर आपने क्या किया, F2 जनरेशन बनाई। किससे बनाई, सेल्फ पॉलिनेशन से, सेल्फिंग से बनाई, ठीक है, सेल्फिंग से बनाई। तो हेट्रोजाइगोसिटी का परसेंटेज 100 था जो, अब कितना रह गया, 50 रह गया।
100 से हो गया, जैसे ही सेल्फिंग कराई तो हेट्रोजाइगोसिटी हाफ हो गई, और 0% से होमोजाइगोसिटी कितनी हो गई, 50% हो गई। ठीक है। अगर इन F2 प्लांट्स जितने भी बने हमारे पास, उन सब में हम सेल्फिंग और होने दें अपने आप फील्ड पे, और उन सीड्स को आइसोलेट करके लेके आए और फिर नए फील्ड में ग्रो करें, तो क्या बनेगी, F3 जनरेशन बनेगी ना। उस F3 जनरेशन, मतलब F3 जनरेशन भी कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, अपने आप फील्ड पे अपने आप क्या होगी, सेल्फिंग होगी। और उन सीड्स को जब ग्रो करेंगे F3 जनरेशन में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हेट्रोजाइगोसिटी जो 50% हुआ करती थी, अब वो कितनी हो गई, और हाफ हो गई है, 25% हो गई है। और ये कितनी हो गई है, ये 25 हुई, तो ये 75%। फिर जब आप F3 को भी फील्ड पे अपने आप ग्रो होने दोगे, जितने भी प्लांट्स बने, बस अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन होने दोगे, सीड्स को आइसोलेट करके लेके आओगे और अगली जनरेशन में ग्रो करोगे, मतलब F4 बनाओगे सेल्फिंग से, तो फिर क्या होगा, ये 25% से फिर हाफ हो जाएगी हेट्रोजाइगोसिटी, और कितनी हो जाएगी, 12.5%, और ये कितनी होगी, 87.5%। कहने का मतलब यह है कि सेल्फिंग जब होती है, इनब्रीडिंग जब होती है, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। इनब्रीडिंग जब होती है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और होमोजाइगस कंडीशन में ही तो रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं ना। मतलब इनब्रीडिंग की वजह से क्या आता है, डिप्रेशन आ सकता है, पहले भी बताया था मैंने आपको। आ रही बात समझ में, जैसे जैसे सेल्फिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है, और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होना मतलब रेसेसिव ट्रेट का एक्सप्रेशन ये हो सकता है अब, क्योंकि होमोजाइगोसिटी में ही एक्सप्रेस होते हैं, रेसेसिव ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में ही आते हैं ना। तो इसलिए इनब्रीडिंग क्या करती है, डिप्रेशन ला सकती है अगली जनरेशन में, इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी पढ़ा था हमने, एक एग्जांपल लेकर के पढ़ा था, आपको याद हो तो। ठीक है, तो बस आपको एक पॉइंट लिख लेना है यहां पर ऐसा, कि क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज, क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज, बोलो, हेट्रोजाइगोसिटी। देखो ना फर्स्ट में, क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज हेट्रोजाइगोसिटी, एंड सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ, इसलिए बढ़िया क्या है आप बताएं, क्यों क्रॉस क्यों बढ़िया है, क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी, तो फिर रेसेसिव ट्रेट तो एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट ट्रेट ही आएगा, है ना। इसलिए क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स में नहीं होना चाहिए जिनका जेनेटिक मेकअप क्या हो, सेम हो, क्योंकि सेम जेनेटिक मेकअप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग टाइप का इनब्रीडिंग ही बोलते हैं। पहले ही समझाया था, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस होना मतलब इनब्रीडिंग है, सेल्फिंग। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 5-6 दिन बाद पढ़ेंगे तो फिर वो नया टॉपिक चालू करेंगे। इसी इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे मेंडल ने, प्रिंसिपल्स दिए थे, उनको हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये बताएं, देखो पेरेंटल जनरेशन में देखो यहां पर क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी 0 है, होमोजाइगोसिटी 100%। आपने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो F1 में हेट्रोजाइगोस ही आए सारे प्लांट, तो हेट्रोजाइगोसिटी 100%, होमोजाइगोसिटी 0%। F2 भी आपने करा के देख लिया, F2 में देखा आपने कि हेट्रोजाइगोसिटी कितनी हो गई, आउट ऑफ 4 2 हेट्रोजाइगस है, मतलब 50%, और 50% क्या है, होमोजाइगस। यहां तक तो देख लिया हमने बना के, इसके बाद हमने फिर सोचा कि यहां पर हेट्रोजाइगोसिटी हाफ हो रही है, तो सेल्फिंग अगर F2 से F3 बनाए हम सेल्फिंग से, मतलब इन सारे प्लांट्स को फील्ड पे ग्रो होने दें, सेल पॉलिनेशन होने दें, और उनसे सीड्स आइसोलेट करें और नए फील्ड पे ग्रो करें, तो आने वाली जनरेशन में ये जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो फिर हाफ हो जाएगी, और होगा भी ऐसा, आप जो करके देखोगे। और होमोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, अगर ये 25% तो ज्यादा हो जाएगी।
फिर सेम अगर हम उन प्लांट्स को भी F3 में ग्रो होने दें, सेल्फ पॉलिनेशन होने दें, उसके बाद में अगली जनरेशन बनाए, तो F4 में फिर हाफ हो जाएगी। जब पूरा क्रॉस कर करके देखोगे ना, तो इससे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला इससे कि देखो, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, जब से सेल्फिंग करने लगे तो हेट्रोजाइगोसिटी 100 से 50, 50 से 25% हुआ, कम कम होती जा रही है। और क्रॉस पोलिनेशन करते हैं तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। सेल्फिंग करते हैं तो हेट्रोजाइगोसिटी तो कम होती है, लेकिन बढ़ता क्या है? होमोजाइगोसिटी। तो यह लिख दिया, क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीजेज हेट्रोजाइगोसिटी, सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। और सेल्फ पॉलिनेशन होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि रेसेसिव ट्रेड्स जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होते हैं, तो ये खराब चीज है सेल्फ पॉलिनेशन। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब पढ़ोगे, फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पर बताएंगे आपको टीचर कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए प्लांट अलग अलग तरीके अपनाता है, हेट्रोस्टाइली, ऐसा कुछ कुछ बताते हैं, है ना। तो नेचर किसको प्रमोट कर रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। वैसे पहले एसेक्सुअल से सेक्सुअल हुआ, फिर सेक्सुअल में भी किसको प्रमोट किया जा रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। प्लांट कर रहे हैं और ह्यूमंस भी कर रहे हैं, इंटरकास्ट अब मैरिज होने लगी है, पहले कम होती थी, अब बढ़ रही है। ठीक है, साइंटिफिक उसके पीछे क्या है, रीजन भी है। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। अरे क्रॉसिंग ओवर का फंडा अभी नहीं आएगा, क्रॉसिंग ओवर बाद में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलिए।